हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आगे के 15 क्वेश्चंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेडागोजी की। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस डन करे थे। नाउ इन दिस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कैसे होते हैं? कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरियट, begin to engage in make believe and symbolic। कि बिलीव करने लगते हैं, सिंबॉलिक उसमें एंगेज होने लगते हैं। या नेक्स्ट इज आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। कि कैपेबल होते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स को करने में एबल होते हैं। आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। या बाउंड होते किससे? सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट से। सो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज की जो बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट। ये करेक्ट होगा। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationships and societal order? कि किस स्टेज पे लॉरेंस कॉलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी है उसमें एक इंडिविजुअल बिलीव करने लगता है, एक्टिवली करंट सोशल सिस्टम को मेंटेन करने लग जाता है ताकि पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप हो एंड सोसाइटल ऑर्डर भी फॉलो। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। सो जो करेक्ट आंसर होगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होगा। क्यों? कहीं ना कहीं बच्चा सोसाइटी में रिलेशनशिप बनाएगा, उसको मेंटेन करके चलेगा सोशल सिस्टम को। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। Then your next is, during the period of childhood development, during the period of childhood, जो childhood का period होता है उसमें development कैसी होती है? Consist only of quantitative changes, is or disorderly and disjointed, is slow and cannot be measured, is multi-layered and complex। childhood के time पे development कैसी होती है? ओनली क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं? नो, क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। इस डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, डिसऑर्डर में होती है, डिसजॉइंट एक दूसरे से जॉइंट नहीं होती स्टेज। सो ये भी रॉन्ग है। स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर, मेजर तो हम कर ही सकते हैं बट स्लो तो नहीं कहेंगे, रॉन्ग। मल्टी लेयर एंड कॉम्प्लेक्स, उस समय मल्टी लेयर होती है, कई तरह से होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो चाइल्डहुड स्टेज होती है ना उसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है काफी पीक पे होती है, काफी तेज ग्रो करती है, तो मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ZPD भी हम कहते हैं। कई बार अगर बाय चांस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ZPD की फुल फॉर्म बताइए तो आपको पता होनी चाहिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंटल होता क्या है? The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding. The process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. The areas between a child's current level of independence performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. A range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. So which one is correct according to ZPD? जिन बच्चों ने ZPD पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या होगी। एंड अगर आपके अकॉर्डिंग ZPD क्या होनी चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ZPD क्या होता है। So इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding। कि दो इंडिविजुअल पर्सन डिफरेंट अपने तरीके से सोचते हैं और एक पर्टिकुलर आंसर पे आते हैं। नो, दिस इज नॉट ZPD।
सेकेंड, द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय देयर एल्डर मेंबर्स इन अ सोसाइटी। वो प्रोसेस जिसमें बच्चा एक टास्क करना सीखता है जो बड़े उसके एल्डर्स ने सोसाइटी में सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग। नो, तो दिस इज नॉट जेडपीडी। थर्ड, द एरिया between a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled person। कि अभी बच्चे की जो नॉलेज है, ठीक है, उसको पहुंचना यहाँ तक है, उसे यहाँ बच्चे की जो नॉलेज है वो ये है। देखिए, बच्चा किसी चीज को यहाँ तक तो सॉल्व कर पा रहा है बट अंदर नहीं घुस पा रहा, तो वो उसमें किसी की बड़े की हेल्प लेके जब उसको अचीव करता है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। और जो लास्ट है, अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज बट कैन नॉट। कि मतलब वो टास्क जो चाइल्ड को कर लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू हर एज बट वो नहीं कर पा रहा, तो ये जेडपीडी नहीं है। जेडपीडी बेसिकली क्या होता है, जिसमें बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली तो कर पा रहा है बट आगे का जो वर्क है वो किसी बड़े की हेल्प से डन कर पा रहा है, तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट जो होती है लर्नर्स की, किस प्रोसेस में? टीचिंग लर्निंग में। क्या होती है? हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। कि कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है उन बच्चों को फाइंड आउट करने की कौन हाई है, कौन लो है एंड कौन नॉन अचीवर्स है, उनको डिफ्रेंशिएट फीडबैक देने के लिए पेरेंट्स को। इसलिए हम करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ये है। या इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट गिव्स इनसाइट्स इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हैव्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर पेडागोजी। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बच्चों को इनसाइट्स अंडरस्टैंडिंग देता है एंड मदद करता है टीचर को कि अपनी पेडागोजी पे रिफ्लेक्ट कर सके, बच्चे के अकॉर्डिंग, जो बच्चे के लिए करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने पेडागोजी का यूज करें। इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। प्रोग्रेसिव क्लासरूम बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है चिल्ड्रन की लर्निंग में। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव लर्निंग क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। कहीं ना कहीं एक रुकावट क्रिएट कर रहा है बच्चे की लर्निंग में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बी। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है बच्चे की इंसाइट्स के लिए एंड टीचर को अपनी पेडागोजी को और इम्प्रूव करने में मदद करता है, रिफ्लेक्ट करने में तो हेल्पफुल होता है। हम ये तो कह नहीं सकते कि ये हमारी लर्निंग में रुकावट क्रिएट करता है या हेल्पफुल नहीं है। नहीं, ये हेल्पफुल बहुत है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास बना देता है अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्रिएट करें, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट, which of the following is a correctly matched pair of types of intelligent and state performance possibility as per Howard Gardner theory of multiple intelligence। So Howard Gardner ने जो multiple intelligence दी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताता है कि परफॉर्मेंस किस चीज में उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी होगी। लिंग्विस्टिक, स्कल्पचर तो नहीं होगा, लिंग्विस्टिक है तो लैंग्वेज में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बॉडीली काइनेस्थेटिक तो वो एथलीट होगा। स्पेशल में थेरेपिस्ट, इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन। तो जो लिंग्विस्टिक है जिसमें मतलब लैंग्वेज वाले वर्क होगा, स्कल्पचर का काम तो वो हो गया ना हाथ से वर्क करने वाला, तो लिंग्विस्टिक में तो नहीं आएगा। एंड देन बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया कि अपनी बॉडी का अच्छे से यूज करके एथलीट्स में पार्टिसिपेट करना, हाँ ये हो सकता है करेक्ट। देन नेक्स्ट इज स्पेशल, किसी चीज में इंटेलिजेंस होना, थेरेपिस्ट, सो नो। इंट्रापर्सनल माने अपनी अंदर की चीजों को अच्छे से जानना, तो सेल्स पर्सन तो नहीं होगा वो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, बिकॉज बच्चा अपनी बॉडी का यूज करके एथलीट्स में पार्टिसिपेट करवा रहा है। तो अगर वो एथलीट्स में है तो वो उसे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, तभी वो उस चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। देन योर नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू लीव वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या बात सही है इनमें से। चिल्ड्रन कॉग्निशन डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस। चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है।
मैचुरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जो मैचुरेशन स्कीम है वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर करता है बच्चे की। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोट्स्की कह रहे हैं लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। बच्चे लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस से सीखते हैं। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे डिवाइस से ही सीखे। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कहीं ना कहीं लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में, क्योंकि वाइगोट्स्की बिलीव रखते हैं कि बच्चा सोशली समझता है, सोशल कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, सोसाइटी से ज्यादातर चीजें सीखता है। देन योर नेक्स्ट वन इज a child-centered classroom is one in which child-centered classroom कौन सा है जिसमें कौन सी बात सही गई है, जिसमें टीचर यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर। के टीचर क्या यूज कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है, पनिश कर रही है बच्चे को उसके बिहेवियर के लिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। या द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। टीचर काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चीजों को सेट करती है, उनकी नीड्स के, हर एक बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर टेक्स्ट बुक को एक सोर्स के रूप में नॉलेज का यूज करती है। या टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। चिल्ड्रंस को अलग कर देती है, अलग अलग बैठाती है बेस्ड उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। सो एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या चीज सही है कि टीचर फ्लेक्सिबल हो एंड वो हर एक इंडिविजुअल बच्चे की नीड्स को समझे, उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करे। देन कम टू द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन से थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग जो कल्चरल टूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की। एल्बर्ट बंड्यूरा, B.F. स्किनर, लेव वाइगोट्स्की या जीन पियाजे। सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज करेक्ट? सो कल्चर कहीं ना एक सोसाइटी से आता है और सोसाइटी की बात कौन करते हैं? वाइगोट्स्की। सोसाइटी की बात करते हैं वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चा सोशल कंस्ट्रक्ट करता है, चीजें नॉलेज गेन करता है सोसाइटी से। तो कल्चर वगैरह का सोसाइटी में आ जाता है, कल्चरल टूल एक तरह का, वो बच्चा सोसाइटी से ही कल्चर्स को सीखता है। देन योर नेक्स्ट वन इज एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस इज। एक इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि बॉयज ये करते हैं, गर्ल्स के एक पर्टिकुलर रोल्स जो डिवाइड कर रखे हैं उनको कम करने के लिए एंड बच्चों में ये डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज डेवलप करना कि हर पर्सन, हर सेक्स के जो लोग होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनके जो रोल्स होते हैं कुछ डिवाइड नहीं होते। तो ये चीज हम कैसे डेवलप करेंगे? फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुप्स, या सेम सेक्स मतलब मेल बॉयज को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ये फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। मिक्स सेक्स ग्रुप मतलब बॉयज गर्ल्स मिलकर एक ग्रुप बना दिया एंड दूसरा भी ग्रुप, उसमें उस तरह की आप एक्टिविटी बच्चों में कराएंगे एंड डिस्कशन वगैरह करेंगे। या टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, कि ये जो चीज है जेंडर स्टीरियोटाइप वाली, इसको इग्नोर करके, बायोलॉजिकल डिफरेंस को इग्नोर करके आप क्लास में आगे वर्क करेंगे। या टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, या बच्चों को वही जेंडर रोल्स प्ले करने को कहेंगे जो सोसाइटी ने बनाए हैं, पोर्ट्रे करे कि बॉयज ये करेंगे या गर्ल्स करेगी, मेल फीमेल के जो भी रोल्स है उसको फॉलो करेंगे। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम में आप क्या करोगे? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसे क्लासरूम में अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों में, सो इनमें से बेस्ट चीज क्या है जो आप यूज करेंगे अपनी क्लास में? सो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे जल्दी से कि इसका क्या आंसर हो सकता है। सो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन, कि मिक्स सेक्स एक्टिविटी बनाना ग्रुप और डिस्कशन को प्रमोट करना ताकि बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर सके, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को
समझे, तो आप इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट कम टू द 26th, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म है आपकी क्लास में, पहली बात तो मल्टीलिंगुअलिज्म इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले बच्चे, कि कोई हिंदी बोल रहा है या कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे अगर आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको एज अ टीचर उसको कैसे लेना चाहिए? अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के तौर पे, या एक सिस्टमिक इशू या एक इशू के तौर पे उस चीज को आपको लेना चाहिए, या एन एसेट एंड रिसोर्स, उसे एक एसेट एंड रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए, या अ हिंड्रेंस, एक रुकावट है ये। तो जल्दी से बताइए, तो बहुत ईजी है। अगर आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको एज एन एसेट एंड रिसोर्स यूज करोगे टीचिंग में, ताकि टीचिंग लर्निंग आपकी और इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव हो जाए। देन कम टू द नेक्स्ट वन, 27th, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो जरूरतें होती है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे? बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि आप उन्हें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, या टेस्ट जो आप बनाएंगे उनकी मेमोरी के बिहाफ पे बनाएंगे, कि जितना वो जानते हैं उसी के बेस्ड पर आप बनाएंगे। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, या उन्हें चैलेंजिंग टास्क देंगे एंड एक्टिविटीज देंगे ताकि जो बोर्डम है, बोर ना होए बच्चे। गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, इस तरह का क्वेश्चन देंगे जिसमें कन्वर्जेंट मतलब एक फाइनल आंसर सिंगल ही है। डाइवर्जेंट लिखा होता तो हम कह सकते थे, बट कन्वर्जेंट तो नहीं होना चाहिए। कन्वर्जेंट मतलब एक सिंगल आंसर की तरफ सबका ध्यान जाए। तो अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन है, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, तो आप उसे क्या करोगे? चैलेंजिंग टास्क दोगे, एक्टिविटीज दोगे, ताकि वो बोर ना हो, उसे करने का इंटरेस्ट रहे। क्रिएटिव चिल्ड्रन के आप इस तरह की चीजें यूज करेंगे। देन योर नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो आप कैसे पहचान करोगे कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है? एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, कि उसकी एबिलिटी को असेस करोगे कि वो हायर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि उसका सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है। या थोरो फिजिकल हेल्थ चेकअप से पता लगाएंगे। तो डिसलेक्सिया हमने पहले भी पढ़ा था। डिसलेक्सिया का मतलब होता है प्रॉब्लम किससे है? रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो जो एनालाइज आप किसके थ्रू करोगे? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के थ्रू पहचानोगे कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है ना। एंड ये जो फिजिकल हेल्थ चेक है तो बॉडी से हो गया, तो ये तो इसकी तो बात ही नहीं है। डिसलेक्सिया रीडिंग एंड राइटिंग से लिंक होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। इनमें से कौन सा मटेरियल सही नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो पार्शियली साइटेड है, या मतलब उन्हें दिखता नहीं, आइज वीक है। तो कौन सी चीज एज अ लर्निंग मटेरियल आप यूज नहीं करेंगे? टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स। और टॉकिंग बुक्स मतलब ऐसी बुक्स जिसमें से आवाज आए, ठीक है। या स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, छोटे छोटे प्रिंट वाली वर्कशीट। लार्ज प्रिंट बुक्स, या 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट, 3D मैप एंड चार्ट जो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एज अ टीचर आप क्या करोगे? स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स का यूज नहीं करोगे, बिकॉज अगर बच्चे की आइज वीक है तो आप ऑलरेडी वर्कशीट स्मॉल प्रिंट वाली नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लार्ज प्रिंट होता तो करेक्ट होता, बट यहाँ पे स्मॉल प्रिंट लिख दिया, जिसके कारण से ये वाला पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। Now come to the last question of this 15 question series. Last question is the underlying belief behind inclusive education is, जो एक belief है inclusive education के पीछे क्या है? Provisioning of special education institution for children with different handicaps, कि special education institution provide किए जाए उन बच्चों को जो differently handicapped है, जो जिनको चलने में या कोई प्रॉब्लम है। The philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school,
इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहते हैं कि हर बच्चे को अधिकार है इक्वल एजुकेशन लेने का और एक रेगुलर स्कूल में एजुकेशन लेने का। थर्ड पॉइंट इज सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। बच्चे को अलग करना किस बेसिस पे, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग या ट्रेनिंग उसके जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके बिहाफ पे उसे प्रोवाइड करा के उसे अलग करना, बच्चों को सेग्रीगेट कर देना एक तरह से। डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स या फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन। कि आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस करा और आपने उसे लेबल कर दिया कि ये हैंडीकैप है तो ये नहीं कर सकता, ये इस वर्क को लिमिटेड है, ये वर्क ये वाले काम नहीं कर सकता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आप उसे एक एडवांटेज है अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में हो, आपको वहां पर डिफरेंट तरह के चिल्ड्रन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को आप मतलब होता है कि एक तरह का हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट ले सकता है, कि हर एक बच्चे को राइट है कि इक्वल एजुकेशन ले, रेगुलर स्कूल में पार्टिसिपेशन लेने का। एंड एज अ टीचर क्या करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन को एज एन एडवांटेज यूज करती है, जिसमें वो डिफरेंट बच्चों को साथ और अपने मटेरियल को, लर्निंग मटेरियल को क्रिएटिव बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, ताकि सब बच्चों के लिए सुटेबल हो। सो ये थी आपकी 13 क्वेश्चंस की सीरीज। आई होप आपको समझ आई होगी। सो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। सो थैंक यू एवरीवन।